हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी पर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है एंड मोबिलिटी क्या है, इसको देखने से पहले यानी कि इस टॉपिक पर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर पर। बेसिकली हम लोग समझने क्या वाले हैं कि एक मेटेलिक कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज का फ्लो किस तरीके से होता है, फ्लो के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेटेलिक कंडक्टर है तो हम लोग जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में भी, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही वीक फोर्स से न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ अच्छे खासे अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, फ्री चार्ज मिल जाते हैं कंडक्शन के लिए। अब क्योंकि फ्री हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर के जो आउटसाइड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर मोशन करते हैं, और मोशन करते हैं तो उसी मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनका जो मोशन होता है वो एक रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन से मतलब है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये फ्री है मोशन करने के लिए, कोई भी तरीके का फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। देखिए, यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को अंडरस्टैंड करके नहीं चलेंगे, हम लोग उसको कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं कि तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसका पाथ हम लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि वो फ्री है यहाँ पर मूव करने के लिए, तो वो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके का फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये जो चार्ज है ये कहाँ पर मूव हो रहा है? ये मेटल के अंदर ही मूव हो रहा है, उसके मेटेलिक सरफेस के अंदर ही मूव हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि इसको जो इलेक्ट्रॉन है उससे जो आयंस होंगे वो टकराएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोलिजन होगा, और जो आयंस होंगे इलेक्ट्रिक आयन जो कि मेटल के ही होंगे वो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो यहाँ पर उसको बार बार में डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी रैंडम सा कुछ भी यहाँ पर इसका पाथ हो सकता है, कोई फिक्स पाथ नहीं रहेगा इसका। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर करंट नहीं मिलती इसकी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में यहाँ पर हमें कोई भी तरीके की करंट नहीं मिलेगी। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर समटाइम्स जीरो भी हो सकता है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से ये हो सकता है घूमते फिरते वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है लगभग, ठीक है। डायरेक्शन के साथ में इसको जब हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आ जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का नेट करंट नहीं मिलेगा, जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी नहीं मिलेगी, करंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दिया
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दिया तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को फील करता है, F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इन पर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब इस फोर्स के अंडर इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के लगने के कारण अभी तक जो था वो तो रैंडम मोशन था और जो एवरेज वेलोसिटी थी वो भी 0 थी। तो यहाँ पर अब ये फोर्स लगने के बाद अभी भी कोलिजन तो होंगे ही, कोलिजन भी होंगे और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होगी और यहाँ पर बार बार वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर अब एक फिक्स डायरेक्शन है मूव करने के लिए, तो एटलीस्ट कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वो कोई भी अगर कोलिजन हो भी गया है तो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लास्ट में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो एट लास्ट इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अपने पास में करंट हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी हमें मिलेगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड आउट करनी है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा ये सारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ई लिख सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल m रख सकते हो, एम ए के इक्वल होता है ये इक्वेशन। अब दोनों फोर्स है तो इक्वल रख सकते हैं इसको, एम ए इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, ये इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों ने लगाया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लगाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना एक्सीलरेशन आएगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतना एक्सीलरेशन मिलेगा कब, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अगर इधर निकलता है, यहाँ पर टकरा जाता है, इधर आ जाता है, यहाँ से टकरा जाता है, इधर चला जाता है, यहाँ से टकराता है, इधर आ जाता है, फाइनली इधर चला जाता है। तो इस तरीके का पाथ होगा उसका। तो यहाँ पर 2 सक्सेसिव कोलिजन, देखो क्योंकि वो फ्री कब है चलने के लिए, इन कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो उस रिलैक्सेशन टाइम में धीरे धीरे एक बार तो उसकी वेलोसिटी जब टकराता है तो 0 हो जाती है, लेकिन फिर से वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डायरेक्शन मिलने लग जाती है। यहाँ पर ये जो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको टो से रिप्रेजेंट करेंगे।
टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको टो से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और इसके बीच का जो फ्री पाथ होगा, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो फ्री पाथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फ्री पाथ, और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का पाथ जो होता है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम हम लोगों ने इसके लिए मान लिया है। अब देखिए एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम तो हमारे पास है। एक तरीके से ये जो टाइम होता है ये होता है एवरेज, ठीक है, क्योंकि ये टोटल टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम इंटरवल है एक टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ पर v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर माइनस a की वैल्यू पुट कर देंगे e वेक्टर अपॉन m इंटू टी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एवरेज लेना होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ये एवरेज ही चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वेलोसिटी जो है वो एवरेज ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि कोलिजन्स हो रहे हैं, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी रुक जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एवरेज ही लेंगे। तो हम लोग सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उन सब का एवरेज हम लोग लेंगे। टेकिंग एवरेज, तो एवरेज ले लेंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर, एवरेज ले लेते हैं, इस साइन का मतलब है कि एवरेज ले लिया। ई की वैल्यू का भी कोई नहीं होगा एवरेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई एवरेज नहीं होगा, मास का भी कोई एवरेज नहीं होगा, जो टाइम टी था उसका एवरेज हो जाएगा। जैसे ही हम इन क्वांटिटीज़ का एवरेज लेते हैं तो ये u जो है ये क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग u v क्या करते थे, u जो है u इनिशियल वेलोसिटी होता था और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता था। तो u जो है यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब एवरेज वेलोसिटी है, और v जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब की वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब तो कितनी थी, 0 थी, क्योंकि तब रैंडम मोशन था, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, सारी वेलोसिटी एवरेज करके टोटल 0 हो जाती थी। तो यहाँ से और ये जो वेलोसिटी ये कौन सी आएगी, ये आएगी अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वी डी इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ई वेक्टर अपॉन एम एज इट इज़ रहेगा, और ये जो टी है देखो इसका जब एवरेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम टो के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास में वी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टू, ये हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अभी तक तो हम लोग क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। अगर सिर्फ वी डी बोल देंगे, सिर्फ वी डी लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ई वेक्टर अपॉन एम वेक्टर नहीं लगाएंगे इंटू टो, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब देखिए एक टर्म जो है मोबिलिटी वो हमारी रह गई है इसके अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही हमारे पास में मोबिलिटी निकल कर आती है।
सो देखिए मोबिलिटी क्या है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड the term E tau upon m is constant term E tau upon m for a given metal is called मोबिलिटी। और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन म्यू इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास में ई टो अपॉन एम। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी डी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू ई वैक्टर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोबिलिटी के फॉर्म में। इसको आप कोई भी इक्वेशन वैल्यू दे सकते हो। अगर सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग लिखते हैं तो वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ई, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग को डायरेक्शन नहीं लेनी है। सो किसी भी मेटल के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए उसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दीजिए, वो क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल के लिए उसकी मोबिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो अगर दो मेटल हम लोग ले रहे हैं तो उनके दो मेटल हमारे पास में है सेम ही, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा वी डी वन इक्वल्स टू म्यू वन ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए सेम रखेंगे, वी डी टू इक्वल्स टू म्यू टू ई। अगर यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ये रिलेशन बन जाएगा वी डी वन अपॉन वी डी टू इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो ये छोटा सा कोई न्यूमेरिकल बन सकता है इस वाले फॉर्मूले पर। सो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर को पहले देखा है, और उसके बाद में हम लोगों ने उसी फ्लो के अंडर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी को अंडरस्टैंड किया है। तो मोबिलिटी बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कितना फ्लो होगा कि उसके फ्लो के अमाउंट को बताता है। मोबिलिटी कि कितना कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना मोबाइल है, यानी कि कितना फ्लो हो सकता है, वो उसका अमाउंट बताता है यहाँ पर। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।